Good morning, everybody. Thank you for this warm welcome. So I'll begin with Ashutosh. He'll first give us his intro, and then I can start posing the questions. थैंक यू मनीषा जी। पहले तो मैं एसआरसीसी कॉलेज और डीयू लिट फेस्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने हमें याद किया, बुलाया। और लिटरेचर में ज़्यादातर ऑथर्स को जगह मिलती है। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन पर बात करके और अनुवाद पर एक सेशन रख के ये एक बड़ा काम है। अनुवाद एक ज़रूरी विधा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिटरेचर। In fact, I would prefer to say that it is more important than original writing in some cases. रेल मंत्रालय में अधिकारी हूँ और उसके अलावा मैं राइटर भी हूँ और ट्रांसलेटर भी हूँ। मेरी करीब 8 किताबें हैं जो अपनी हैं, नॉवेल्स हैं। मैं ज़्यादा काम हिंदू मैथोलॉजी पे करता हूँ, पौराणिक साहित्य पर मेरा काम ज़्यादा है। और अनुवाद की मेरी लगभग 30 किताबें प्रकाशित हैं और उसमें भी ज़्यादातर जो किताबें हैं वो हिंदू माइथोलॉजी पर ही हैं। तो उसके अलावा जो है कुछ करीब 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ लिखने का। अच्छा लगेगा आज आपसे बात करके, यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। So the thing is that as I see that we have a audience crunch, and which I also notice, normally is in my translation classes also. So it's nothing new for me. It's also because everyone thinks, what translation, who's going to say what that is going to work for us or whatever. But somewhere along the way, considering that I don't think there is anybody in Delhi University who is not familiar with Pablo Neruda and his poems, love poems especially. Everyone has heard of them, if not read them or quoted one in one love letter or one note or anything like that. Where do you think that came from for y'all? It came through a translation. It is originally written in Spanish, translated into English and Hindi, and it's doing the rounds in India. Happens to be one of the most popular poets in India. It is Pablo Neruda when it comes to love poetry. And that's through translation. So the importance of translation becomes absolutely essential to discuss. I will begin first by asking, because the 3 panelists over here are, all of them have a lot of experience in translating mythology, in the modern sense, in the earlier sense, and also self-help books. These are the 2 genres that they have done a lot of work on. So I am going to begin with Urmila. Was it a conscious decision, or was it something that just happened by happenstance, and what has your experience been? हेलो, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगी मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहा है। मैं यहाँ पे कैंपस में 19 साल बाद वापस आई हूँ। आपके बाजू में रामजस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। और जब मैं आप ही लोगों की एज की थी, मुझे पता भी नहीं था कि ट्रांसलेशन एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें आप रोज़गार कमा सकते हो या आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो हाँ, डेलिबरेटली तो मैंने नहीं किया था। क्योंकि हम लिटरेचर में पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी में टाइम बिता रहे थे, बुक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा था, तो वो करते करते एक की चॉइस शुरू किया। लेकिन आई मस्ट से कि बहुत ही बड़ा फील्ड निकला और इसमें इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं पिछले 18 सालों से इसके अंदर काम कर रही हूँ और अभी मैं हार्पर के साथ हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो ये जो माइथोलॉजी के आपने अनुवाद किए हैं, ये आपने जानबूझ के माइथोलॉजी लिया था, आपको इंटरेस्ट है, या ये क्योंकि काम आया तो कर लिया? माइथोलॉजी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था भक्ति काल। तब जब मैं उसको पढ़ रही थी तो बहुत ज़्यादा मेरे को उसने प्रभावित किया। लेकिन बात ये थी कि कहीं भी उसकी किताबें नहीं थी ट्रेड मार्केट में, बस आप अपनी लाइब्रेरी में देख सकते थे या एकेडमिक बुक्स होती थी। फिर सडनली लाइफ चेंजिंग हुआ, मेरी लाइफ चेंज हुआ और उधर से आना हुआ अमीश का, जिसने उसको ना पॉपुलराइज कर दिया। अब वो माइथोलॉजी ना सीरियस नहीं रह गया था कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का। अब वो हर जनरेशन के लोग पढ़ रहे थे और उसमें से ना कहना नहीं चाहिए, उनसे इसको पॉप स्टार जैसे बना दिया। अमीश की अगर आप पढ़ते हैं, शिवा ट्रायोलॉजी अगर आप लोगों ने पढ़ी है, तो वो शिव आपको अपने जैसे लगते हैं। वो डांस कर रहे हैं, वो फन कर रहे हैं, वो दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं। तो वो एक तरह से करीब ही ला दिया आपके भगवान को। तो आई डोंट थिंक कि वो
गलत था। तो क्योंकि मैं पब्लिशिंग में तब से काम कर रही हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरा इंटरेस्ट हुआ इसमें। और सबसे बड़ी बात कि ये मार्केट में एकदम से पसंद किया जा रहा है और बिकता है। और मैं कहती हूँ कि अभी भी मेरी जो लिस्ट है जिस पे मैं काम कर रही हूँ उसमें माइथोलॉजी बहुत ज़्यादा है। आशुतोष, आपका भी काम है माइथोलॉजी पे, आपका तो ज्यादातर वही है। जी, तो आप उसमें कैसे, माइथोलॉजी में कैसे घुसे? क्योंकि रेल अधिकारी और माइथोलॉजी थोड़ा अलग अलग पटरी चलती है ना। देखिए, रेल अधिकारी की तो बात यह है कि एक काम होता है जो उदर पूर्ति के लिए किया जाता है, पेट भरने के लिए, है ना, इट पेज माई बिल्स जिसको कहते हैं। बाकी एक दूसरा और काम होता है जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है, मन को खुश करता है। वो काम अगर आप ऐसा कोई जीवन में नहीं करेंगे तो केवल पेट भरने से भी गुजारा नहीं चलता। वो कुछ जिसको कहते हैं सर्वाइव करने में और जीने में कुछ फ़र्क होता है। तो अगर आप केवल पेट के लिए काम कर रहे हैं तो वो केवल जो है सर्वाइवल है। अगर जीना है तो कुछ और, मन की बात जो है, अपने मन की इच्छा से वो कुछ करना चाहिए। और जहाँ तक माइथोलॉजी की बात है, वो ये मैं ये कहूँगा कि जो जितनी भी टिपिकल हिंदू फैमिलीज़ हैं उन सब में बच्चे को जब से वो थोड़ा सा समझदार होता है, 2-3 साल 4 साल का, और कहानियाँ सुनना शुरू करता है, तो माइथोलॉजी की ही कहानियों से उसकी शुरुआत होती है। कछुए और खरगोश की कहानी बाद में आती है। पहले उसको ये बताया जाता है कि हमारे पूजा में घर में जो भगवान राम की या शिव की जो मूर्ति रखी है, तस्वीर रखी है, वो क्या है, वो कौन है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये बेस एक तैयार होता है और वहीं से ये कहानियों की शुरुआत होती है, ये इंटरेस्ट पैदा होता है। बाद में आगे चलकर कई बार वो इंटरेस्ट दब जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ हमने ही नहीं, हमारे हमसे पहले वाली एक जनरेशन ने, 2 जनरेशन्स ने, और एंड दीज स्टोरीज हैव ट्रैवल्ड थ्रू दी जनरेशन्स, और इतना ज़्यादा ट्रैवल करती हैं ये स्टोरीज़ कि आपके डीएनए में चली जाती हैं। तो इसलिए माइथोलॉजी में जो इंटरेस्ट है वो हर एक व्यक्ति का होता है। वो कभी कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसीलिए आप देखिए आज इतने सारे सीरियल्स और इतनी सारी वेब सीरीज़, चाहे वो एनिमेटेड हों चाहे लाइव हों, जैसे भी हों, लेकिन आपको बहुत सारा देखने को साहित्य जो है वो अलग अलग तरीक़ों से माइथोलॉजी के जॉनर में मिलेगा। मेरे साथ भी यही था, मैं भी टिपिकल हिंदू, आई ऑल्सो बिलोंग टू अ टिपिकल हिंदू फैमिली, तो मैं भी वही कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ हूँ। तो बस एक ये बात है कि वो एक्सप्रेस हो गया और वो रुचि बनी रही। और कुछ ये भी बात है, जैसे आपने शुरू में कहा कि काम आया तो कर लिया, तो चांस की बात है कि काम भी वैसे ही आता रहा और उसी दिशा में फिर आगे बढ़ते गए। और ये एक भंवर है, इट इज़ अ वर्लपूल। स्टीरियोटाइप हो जाता है कई बार, ये भी बात हो जाती है, लेकिन लेबल लग जाता है कई बार। तो लेकिन ऐसा नहीं है, और भी तरह की कई किताबें मैंने की हैं। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि मेरा हिंदू माइथोलॉजी के प्रति कुछ फैसिनेशन थोड़ा ज़्यादा है। आपका कैसे सफ़र शुरू हुआ और माइथोलॉजी से आपका कितना उसमें लेना देना रहा? तो पहले आप सभी को नमस्कार, और आपने हमें इतना सुंदर मंच दिया अपनी बात कहने के लिए, उसके लिए सबका शुक्रिया। और सबको बधाई, इतना सुंदर आयोजन आपने किया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है देख करके आज हम अनुवादक एक साथ एक मंच पर आप लोगों की वजह से उपस्थित हैं, तो आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने जब अनुवाद की शुरुआत की, वो मैंने किसी रोज़गार के लिए या प्रोफेशन के लिए अनुवाद शुरू नहीं किया था। क्योंकि मैं मूल लेखन में ज़्यादा रुचि रखती हूँ। ओरिजिनल राइटिंग्स में मेरे बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ मैंने लिखी हैं, पोइट्री लिखी है, प्रोज़ पर भी बुक्स हैं। मेरी यात्रा लेखन की वहाँ से शुरू हुई थी जर्नलिज़्म के बाद, और एमए मैंने हिंदी में किया। तो हिंदी से, जिसे हम कहते हैं, ये सब शुरू हुआ हिंदी प्रेम से। हिंदी से इतना ज़्यादा प्यार था कि जिसे हम दीवानगी की हद तक कह सकते हैं। तो ये दीवानगी धीरे धीरे इस तरह बढ़ने लगी कि एक ऑब्स्टेकल मेरे अपने सामने आया जब मैं इंग्लिश नॉवल पढ़ रही थी, और मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना मुझे हिंदी पढ़ने में आता था। मैं आशापूर्णा को पढ़ रही हूँ, मैं प्रेमचंद को पढ़ रही हूँ, मैं बांग्ला से हिंदी उपन्यास पढ़ रही हूँ। जो रस मिल रहा था वो अंग्रेज़ी में नहीं मिल रहा था। तो वहाँ मैंने पहली बार अपने लिए
उसके जो अंश मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने उनको ट्रांसलेट किया हिंदी में। उन्हें पढ़ने से जब मुझे वो और अपने लगने लगे, तो ये धीरे धीरे मुझे ऐसा हॉबी हो गई कि जब भी मैं कोई अच्छी कविता या कोई अच्छा पैराग्राफ इंग्लिश में देखती तो उसे मैं अपने लिए ट्रांसलेट करती। तो वहाँ से धीरे धीरे अनुवाद एक कोने में जगह बनाने लगा। और जब कहीं से पहली बार प्रस्ताव आया कि भाई अच्छा आप ट्रांसलेशंस भी करती हैं, तो मैंने कहा हाँ करती हूँ, तो ये कीजिए। तो वहाँ से धीरे धीरे सेल्फ हेल्प बुक्स से शुरुआत हुई। तो चूंकि मेरी अपनी रुचि आध्यात्मिक रही है बहुत ज़्यादा, तो मेरे अधिकतर जो टाइटल्स हैं अब तक, मेरे लगभग 30 वर्ष के इसमें कार्यकाल में, जब से मैं काम करती आ रही हूँ लेखन और अनुवाद के क्षेत्र में, लगभग 250 शीर्षक अनुवाद में मैं कर चुकी हूँ अंग्रेज़ी से हिंदी में, जिनमें अधिकतर जो हैं आत्मविकास पर, आध्यात्मिक हैं और पौराणिक हैं। तो आध्यात्मिक विषय तो मुझे इसलिए मिलने लगे क्योंकि मेरी बहुत रुचि थी अपनी। तो रमन महर्षि हैं, सिस्टर शिवानी हैं, और दीपक चोपड़ा जो है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा के टाइटल लाइफ आफ्टर डेथ। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी लाइफ में ये इतनी जगह बनाने लगे कि जब आप अनुवाद करते हैं तो अनुवाद आप करके दे देते हैं पाठक को, वो उसके लिए काम आता है, और जब आपने उसे अनुवाद को किया, जो आपने गेन किया वो आपके काम आता है। तो इस तरह धीरे धीरे पौराणिक, चूँकि बहुत ज़्यादा रुचि थी अपने घर में, नानी के पास मेरा जो पालन पोषण हुआ वो बहुत ज़्यादा धर्म में रुचि रखती थी, अध्यात्म में रुचि रखती, तो वहाँ से जो पौराणिक कथाओं के लिए, प्रसंगों के लिए, वो हम लोगों को बचपन से सीखना नहीं पड़ता। हमारी लाइफ में, जैसे कि आशुतोष जी ने कहा कि हमारे डीएनए में आ जाता है, तो वो चीज़ें हमारे डीएनए में थी। जब इंग्लिश में कोई उसको लिख रहा है और हमें ऐसा लगता है कि अगर उसने कुछ नया लिखा है तो वो हमारे पास हिंदी में होना चाहिए, हमारे हिंदी पाठक तक पहुंचना चाहिए। तो उसी कड़ी में फिर मैंने आनंद नीलकंठन जी का असुर किया, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, वो बहुत फेमस हुए किताबें उनकी, आनंद नीलकंठन। उसके बाद एक कड़ी बनती गई और बहुत सारे पौराणिक अनुवाद भी मेरे पास आते चले गए। तो when we talk of translation as an art, na, I of course have no mythological translations to my credit or discredit, I don't know, because also my experience of life was different. I didn't grow up in a very typical Hindu household. All my childhood I lived in a hostel. कौन सुना रहा था कहानियाँ, कौन सुन रहा था कहानियाँ, तो वो सब नहीं था। बट आई थिंक जो एक चीज हर तरह के ट्रांसलेशन को जोड़ती है वो होता है लैंग्वेज, ना, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चर तो सब में आ ही जाता, उसके बिना तो लैंग्वेज बेकार है ना। I'll begin with a small example that I was reading one translation which was from English into Hindi. I have said this example before. I think I was on stage with Ashutosh when I shared it. And it is the best example to explain how translation is not a child's play. The text was it was a novel based on India-Pakistan war was happening. There was Indian army had infiltrated the Pakistan border. There was mayhem over there. The general in Pakistan from Islamabad calls the border and speaks to the colonel sitting over there, who is shaking with fear. He stands up, talks to the general, puts the phone down, and the next line of the translation read, और उसने अपना निचला हिस्सा तेजी से हिलाया. I was flabbergasted. I didn't know ये हुआ क्या. निचला हिस्सा तेजी से लाया मतलब why is he dancing? इतनी डांट पड़ने के बाद तो कोई नहीं नाचता है. ये हुआ क्या? जब ओरिजिनल चेक किया तो उसमें लिखा था he moved his ass quickly. The translator had just taken words, didn't know what the word for ass was in Hindi, or didn't want to use it, thinking it's very crude, therefore didn't use it, and said उसने अपना निचला हिस्सा तेजी से हिलाया. ये तो अनुवाद हो नहीं सकता ना. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है एज ट्रांसलेटर्स, दैट कम्स इनटू प्ले. सो उर्मिला, आई विल कम बैक टू यू नाउ कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है जिसमें आपको मतलब या तो ओरिजिनल में समझ नहीं आया या किसी और ने कुछ ऐसी बात कही हो, जो कोई ऐसा किस्सा हो ट्रांसलेशन से जुड़ा जो आपको समझाता हो कि हमारी कितनी ज़रूरत है. हाँ, क्योंकि अभी मैं एडिटर भी हूँ और मैं डेली यही स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ. तो अभी लाइक लास्ट वीक ही जो मैं कर रही थी तो उसमें था वो बार बार के उसने लाइक टॉयलेट कर दिया, उसने बार बार टॉयलेट.
मैंने कहा ये इतना क्यों, किसी भी सिचुएशन में तो उसको आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ही पास्ड आउट, नॉट पिस्ड आउट। तो वो इतना फ्लो में बंदे ऐसे लिख जाते हैं और बहुत सीनियर ट्रांसलेटर होते हैं, लेकिन सोचिए अगर आप ये नहीं पकड़ रहे हो तो आप गए, आप लाइक कोई आपको सूली पे चढ़ा देगा। हाँ, इन मतलब चीजों के एक लिए भी शब्द ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोच लो कि यही होगा, ये तो अज्यूम नहीं कर सकते, नहीं, उसके assume पीछे जाना पड़ता है देखने के लिए कि क्या है। और एक सबसे बड़ा होता है कि इंग्लिश में ना हम जनरली बात कर रहे हैं तो एक ही उसमें बात हो रहा है, लाइक वो ही रहेगा। लेकिन जैसे अब हिंदी में आते हैं तो हमें प्रतिष्ठा और उसके हिसाब से बात करनी पड़ती है कि कितना भी जनरल आदमी हो, लेकिन अगर एक एज है तो बुढ़ा आ रहा था नहीं लिख सकते, वो बुजुर्ग था, वहाँ पे आपको थे यूज करना ही पड़ेगा, जो कि वो वर्ड नहीं है इंग्लिश में। तो ये थोड़ा सा एक ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, हमेशा अनुवाद में ये आता है, क्योंकि स्पेनिश में भी यही है ना कि ही वेंट आउट, ही केम इन, दे वेंट आउट, शी वेंट आउट। अब मार्केस का अनुवाद आप करिए, उसमें वो इतना रिलीजन का मजाक उड़ा देते हैं कि अगर कोई पादरी है तो आपको ये सब, आपके अंदर से तो आवाज निकलती है कि पादरी आ गए, लेकिन जिस तरह से मार्केस ने लिखा उसमें वो पादरी आ गए लिख नहीं सकते आप, क्योंकि वो पादरी आ गया, लेकिन वहां एक कॉन्ट्रडिक्शन सा बन जाता है ना। वही मतलब मे बी वो स्टोरी में आगे चल के करप्ट निकले, लेकिन आप उसको हम चाहे पादरी है चाहे पुजारी है या किसी के लिए भी हम लाइक था करके मे बी हम अपने घर में बात कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बुक में राइट डाउन नहीं कर सकते, और अगर कहीं से लिखा आ रहा है तो आपको उसको ठीक करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। मतलब लाइक रावण और उसके लिए भी शायद हम एकदम से ऐसे नहीं कह के आगे बढ़ सकते। कहने को आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप किताबों में आ रहे हैं, जो कि मैं एक बेसिक सा फ़र्क बताती हूँ कि बहुत सारा अनुवाद किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, लेकिन वो उसको साफ करना, और मतलब मैं कहती हूँ कि मेरा उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि नहीं तो फिर आदि पुरुष जैसी फिल्में बनती रहेंगी। थोड़ा सा लहजे का ही फर्क था ना, लहजे का कहानी फर्क वही थी, हाँ। हमेशा से थी। ड्राइंग रूम में आप बात कर सकते हो उसके बारे में, लेकिन वैसे लहजे का फर्क हो जाता है। आशुतोष, आपका क्या कहना है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उर्मिला जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, और आपने सवाल भी बिल्कुल ठीक उठाया कि जब भी आप कोई किताब, आप किसी किताब का आप अनुवाद करते हैं तो उसका जो कंटेक्स्ट है और उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि देखिए हर कैरेक्टर को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो अब जिसने किसी कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट किया है, उस ऑथर के आप जब तक दिमाग में नहीं प्रवेश करेंगे, मैं यहाँ पर सही और गलत की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को था या किसी को थे लिखना ठीक है या गलत है, ये दिस कैन बी डिबेटेबल ना, दिस इज मतलब ये जो है it is लाइक debatable. बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट कि आपने जो किताब, आप ओरिजिनल किताब है वो क्या कहना चाह रहा है ऑथर, क्योंकि अनुवादक का काम है उसके दिमाग में घुस जाना, ऑथर के दिमाग में घुस जाना और उसके मन को पढ़ना, और फिर जो वहाँ से जो सार निकल कर आए उसको लेकर दूसरी भाषा में लेकर आना। अगर आप केवल शब्दों का अनुवाद तक सीमित रह जाएंगे तो वैसे भी अनुवाद नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे अभी आपने भी वो ऐस वाला उदाहरण दिया, तो मैंने भी कहीं पर एक लाइन कहीं पढ़ी थी, वो ऐसा कुछ सेंटेंस था कि किसी कंपनी के, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में किसी कंपनी के बारे में जिक्र था कि द कंपनी हैज़ सेवरल स्टील प्लांट्स इन द कंट्री। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आजकल वो कुछ गूगल ट्रांसलेशन भी चलता है ना, तो गूगल की मदद ली गई होगी, तो उसमें अनुवाद कुछ ऐसा था, और पढ़ने की भी उसकी जहमत नहीं उठाई गई, उसको उसमें लिखा था कि कंपनी के कई स्टील पौधे थे देश भर में, है ना, तो स्टील प्लांट को उन्होंने स्टील पौधा कर दिया, क्योंकि वो लिटरल ट्रांसलेशन ले लिया, जैसे भी जो इसको कहते हैं मशीनी अनुवाद, ये मशीन का किया हुआ अनुवाद है। अगर आप ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी है हेल्प के लिए, आप उसकी मदद लीजिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन आपको अपना विवेक भी इस्तेमाल करना है। अगर आप अपना विवेक अलग रखकर और फिर केवल मशीन पर अगर आप निर्भर करेंगे तो फिर स्टील प्लांट का स्टील पौधा ही होगा और ऐस का फिर निचला हिस्सा ही हो सकता है। तो ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन कंटेक्स्ट का ध्यान रखना, और जैसे मनीषा जी ने भी कहा कि कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसलेटर के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ऑथर तो एक लैंग्वेज में लिखकर निकल जाता है ना, लेकिन ट्रांसलेटर को दो भाषाओं और दो संस्कृतियों को उसका सामंजस्य, उसका समन्वय बैठाना होता है कि उसको ओरिजिनल वो
किस कंटेक्स्ट में कही गई है बात, कहाँ से आई है, वो जो लिखने वाला ऑथर है वो किस देश का है रहने वाला, उसके यहाँ क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है और कैसे संस्कार हैं, और आप उसको अपनी भाषा में किस तरह से लिख रहे हैं, इसमें रात और दिन का फर्क हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपकी भाषा में उसका क्या मतलब बन रहा है वो भी बहुत जी जी, जरूरी बिल्कुल है जानना, बिल्कुल बिल्कुल। ना। तो रचना, आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्योंकि आप जीवनी पे आपका बहुत काम है, इधर हमने भी 3-4 मेमोयर्स कई सारे अनुवाद किए हैं, तो उसमें किस तरह की दिक्कत आती, क्योंकि देखने को देखा जाए तो वो फिक्शन तो नहीं है तो वो नॉन फिक्शन एक तरह से, लेकिन उसमें कई तरह की दिक्कतें अलग से आती हैं, तो वो ऐसी कौन सी दिक्कत आती है जो मेमोयर्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी वगैरह का अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो उसमें कहाँ पे दिक्कत आ सकती है? देखिए, अगर हम बायोग्राफी का अनुवाद ऐसे कर रहे हैं जो अभी जीवित नहीं है, तो उस समय जब भी अनुवाद हम करने लगे तो सांस्कृतिक जो हम संवेदनशीलता शब्द का यहाँ प्रयोग करते हैं कि जैसे आप के जिस समय में वे हुए उस समय के अनुसार उनका जो जीवन रहा, जो रहा, तो लेखक ने उसी शब्दावली का प्रयोग किया होगा, लेखक ने उन्हीं सब चीज़ों को उठाया होगा। जब तक आप वापस लौट कर वहाँ तक नहीं पहुँचते जीवनी के लिए, तो तब तक आप उसका सही अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे अभी मुझे जो ताज़ा अभी एक याद आ रहा है कि जैसे बिरसा मुंडा मैंने किया है तुहिन सिन्हा जी का, तो बिरसा मुंडा जो है आदिवासी थे। हाँ। तो आदिवासी जो हैं तो उनकी भाषा अलग, उनकी शब्दावली, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, वो सब चीज़ें इतनी अलग हैं कि आपकी हमारे मॉडर्न सोसाइटी से बहुत परे हैं। तो जब हम उनकी जीवनी लिख रहे हैं तो हमें कुछ वहाँ जाकर झारखंड की वहाँ के लोगों का जो एक ट्राइबल बैकग्राउंड है उसका थोड़ा सा परिचय जब तक हमें नहीं होगा, मतलब मेरा ये मानना है कि जब भी हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, जो मेरा एक अपना अनुवाद प्रक्रिया का जो एक प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस ये रहता है कि जब कोई टाइटल आता है तो अनुवादक को एक शोधकर्ता की भूमिका निभानी पड़ती है पहले, कि मैं जो अनुवाद करने जा रहा हूँ, हाँ, कि मैं रिसर्च कर रही हूँ कि पहले मुझे पता लगे। जैसे अब हम बिरसा मुंडा का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं वापस लौट कर वहाँ जाती हूँ, बिरसा मुंडा कहाँ से आते हैं, ये कहाँ रहते थे, ये क्या करते थे, इनका जीवन कैसा था। तब तक मैं अनुवाद की पुस्तक भी नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ उस टाइटल पर शोध करूंगी। उनके बारे में जानने के बाद जब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि आई नो हुज ही, वो क्या करते थे, फिर हम आएंगे किताब पर। किताब की 2 या 3 रीडिंग में हम देखेंगे कि लेखक का क्या टोन रहा, लेखक कहना क्या चाह रहे हैं, लेखक बिरसा मुंडा को कैसे स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पूरी टोन तो भी कई बार अगर ऐसा हो कि वो जैसा आप जब पढ़ें और वो जैसा स्थापित कर रहे हैं और आपकी जो धारणा बनी है वो अलग अलग हो, तब आप क्या करती हैं? तब मैं अनुवादक की ड्यूटी निभाऊंगी। मुझे जो लेखक की धारणा है, हाँ, मेरा यहाँ पर क्योंकि मैं अनुवादक हूँ, तो यहाँ मेरा अपनी धारणा का किसी भी तरह से अनुदित पुस्तक में जाना वो नैतिक रूप से भी गलत है, जो होना नहीं चाहिए। सवाल हम बताते हैं क्यों किया। कल यहाँ पे एक बुक पे चर्चा हुई थी, आई थिंक yesterday there was a discussion with Sanjeev Sanyal on बंदी जीवन, who died a few years before India gained independence, but he was the involved in the movement. And I have translated that into English. So when I was translating that book, I was having major problems because he came across to me at one level of reading as, because I was reading from my perspective of a 21st century woman, right? He came across to me as chauvinistic, misogynistic, etc. because there were no references to women in any part of the book. Whatever references there were to women were women of the household whose duty it was to cook and keep house. And also no mention of any woman anywhere else. And when he referred to things, it was like these men, my countrymen, man everywhere. I was like, what is wrong with this person? What kind of a person is he? But then I took a stop. I looked back. It was not the time when women's right was talked about. It was not the time when women were talked about, or chairperson was a term. Chairman was the term. That is what was used. He was not misogynistic. He just belonged to his own time. So in the beginning when I was translating, I was changing. उन्होंने जहाँ चेयरपर्सन लिखा, मैन लिखा, I changed it to chairperson. उन्होंने जहाँ लिखा आदमी, I said ना आदमी कुछ नहीं होता, इंसान. And then I realized I am doing injustice. I am judging him. My duty is as a translator is not to judge. So I went back, changed all that, and in my introduction I wrote about all these things, that this is something that rankled.
It should not have been, but he belonged to a different time, and I don't agree with this kind of a language today. It's changed over years. So उर्मिला, आपका इस तरह का कोई अनुभव रहा है जेंडर को लेके खास तौर से? जेंडर को लेके हाँ, हमेशा से रहा है ये चीज़ें। तो जैसे कि लोग अभी भी मज़े से कोट करते हैं तुलसीदास जी की, है ना, वो लाइक ढोल ढोर गवार शूद्र पशु नारी। और हाँ, और फिर उसके उसके बिहाफ पे आप बताने लगते हो कि वो बैकवर्ड थे और उन्होंने नारियों को ये कहा वो कहा। आप उसका परिवेश नहीं देखते उस परिवेश में, क्योंकि ये हमने डिटेल में जब हमने पढ़ा तो उस परिवेश में, क्योंकि मठों में नारियों के साथ गलत चीजें हो रही थी, तो उनको उससे दूर रखने के लिए, एटलीस्ट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई ये अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि ये चीजें सही है या ये एक लाइन में सही है, परिवेश के हिसाब से परिवेश अलग था और सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। हाँ, तो एक सिर्फ ऐसी वाली चीजों के लिए जज करना, और ऑफ कोर्स ये सिर्फ एज ए ट्रांसलेटर नहीं, अगर हम किसी की जीवनी भी लिख रहे हैं तो हमें अपने बायस तो हटाने ही पड़ेंगे। हम हमेशा बायस्ड होते हैं, लेकिन इवन अपने बच्चों के साथ बात करने में भी हम बिल्कुल ट्राई करते हैं, और कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन करने बैठ रहे हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं कि आज मैं नॉन जजमेंटल रहूंगी, तभी आप दूसरे का सुन सकते हो। तो ये बहुत ही ह्यूमन बात है, नॉट फेमिनिस्ट, नॉट कुछ भी, ये नॉर्मल एक ह्यूमन बात है कि अपनी कोई भी पूर्व धारणा दूसरे पे मत डालो, क्योंकि मे बी हम बदल ही जाएंगे, 10 साल बाद मेरी सोच बदल जाएगी। तो दैट इज द पॉइंट। आशुतोष जी, मुझे बात में से बात याद आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। ये तुलसीदास जी की एक पंक्ति इन्होंने कोट की है, पहले उसी पर बात कर लेते हैं। ये जो इसमें एक ये लाइन जो कही जाती है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये माना ये जाता है, ये इसमें जो ना, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ताड़ना जो शब्द है ना, इसका इंटरप्रिटेशन है, इसका इंटरप्रिटेशन हमने गलत लिया है, और ये दिस हैज़ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कई लोग मैंने देखा जिनको ऑब्जेक्शन है इस लाइन से, जो ये समझते हैं कि इसमें नारी का खास तौर से जब जिक्र होता है या शूद्र का जब जिक्र होता है तो ये माना जाता है कि ये एंटी वुमेन या मतलब है ना, एंटी शूद्र वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आ जाता है, और ताड़ना का प्रताड़ना से उसको जोड़ा जाता है। जबकि अगर आप पीछे को थोड़ा जाएंगे और इस ताड़ना शब्द का अर्थ सही समझेंगे तो एक ताड़ना, अभी आजकल तो ये भी एक शब्द अलग शब्द है, देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना। यंग बच्चे, यंग क्राउड जो है वो ताड़ना अलग तरीके से उसको यूज करते हैं, लेकिन ताड़ना का सही अर्थ वही है, देखना। और देखना क्यों? देखना और ध्यान से देखना, उनकी तरफ उसकी तरफ ध्यान देना। देखिए क्या चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं, ढोल, गंवार, शूद्र और नारी, पशु नारी, है ना। तो ये 4-5 चीज़ें जो है, इनको जब भी आप देखें, इनको ध्यान से देखिए। अगर आप अपने घर में किसी, शूद्र के मतलब क्या है? शूद्र से मतलब है जो आपके घर में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति है ना, एम्प्लॉयड है, कोई भी आदमी एम्प्लॉयड है, उसको आप रखते हैं, ध्यान से देख कर रखते हैं, किसी को भी नहीं रख लेते। ढोल खरीदा जाता है, ध्यान से देख कर खरीदा जाता है, फटा हुआ तो नहीं है। पशु अपने घर में रखते हैं तो कुछ भी नहीं पाल लेते हैं, देख कर पालते हैं। तो इसलिए वो उस कंटेक्स्ट में कहा गया है कि सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सबको, इन 4-5 चीज़ों को बहुत देखकर, ध्यान से, सोच समझ कर इनको इस्तेमाल और रखना चाहिए। तो ये अगर आप एक शब्द का, अब ये कभी किसी ज़माने में तो सही लिखा होगा, तुलसीदास जी ने तो ठीक ही लिखा होगा, है ना, लेकिन 500 साल में आते आते इसका अर्थ क्या से क्या हो गया, और आज कितने गलत तरीके से इस पंक्ति को कोट किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए ये बात मैं बोल रहा था कि परिवेश, जब समय बदलता है तो समय के साथ भाषा बदल जाती है, उसका कंटेक्स्ट बदल जाता है, जो हम यहाँ तक कि 10 साल में ही चेंज हो जाता है। अंग्रेजी में हुआ है, एनिट ब्लाइटन की किताबें लीजिए, वो तो हैप्पी एंड गे इतना लिखती थी, और वो इतना हम लोग पढ़ के हम लोग बड़े हुए, आप लोग तो शायद नहीं, बट एनिट ब्लाइटन यूज्ड टू राइट गे लाइक फॉर हैप्पीनेस, ही वाज अ गे पर्सन। उसका मीनिंग आज बदल गया है, वो किताबों से वो शब्द भी हटाना पड़ा है, वो हट गया है, लेकिन वो चीजें बदल जाती है, वो बदल जाती है। तो उसका अनुवादक को उसका ख्याल रखना चाहिए। जब आप, अगर आप आज की डेट में अगर उसका अनुवाद कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ये बात अभी जो कही गई कि अनुवाद जब आप करते हैं तो ये रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर अंदाजे से कुछ भी लिख देंगे आज के कंटेक्स्ट के हिसाब से, बहुत सीमित वो जो
लगे रहते हैं ना घोड़े के, क्या बोलते हैं, Blinders. ब्लाइंडर्स, यस ब्लाइंडर्स। वो जो ब्लाइंडर्स लगे रहते हैं वो लगा के अगर आप काम नहीं करना चाहिए कभी भी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के अगर आप थोड़े खुले मन से और खुली आंखों से, खुले दिमाग से काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। रचना, इस बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका कुछ वो रहा है एक्सपीरियंस जेंडर को लेके? नहीं, जेंडर को लेकर नहीं। तो इस तरह से कोई, नहीं क्योंकि रहा। जब मैंने एक नियम ही बना लिया कि जब हम कोई भी अनुवाद कर रहे हैं तो लेखक एक, अनुवादक और मैं अलग, तो उसमें से मैं तीसरे नंबर पर आ जाती हूँ। तो ये पूछना था कि क्योंकि आजकल ना इस बात का बहुत ज्यादा डिबेट होता है, बात होती है कि बहुत से ट्रांसलेटर्स कहते हैं हम सिर्फ जो हमारी आइडियोलॉजी से अलाइंड है राइटर्स उन्हीं का ट्रांसलेशन करेंगे, हम सिर्फ विमेन राइटर्स का करेंगे, कई मतलब लोग कहते हैं इस तरह से। क्या आप ऐसा कुछ सोचती हैं? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक अनुवादक को इन चीज़ों से अपने आप को परे रखना चाहिए। जो उसकी ड्यूटी है कि राइटर ने जो भी लिखा है, जैसे ऐसे बहुत सारे टाइटल्स आते हैं जिसमें हो सकता है कि मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है कि जो सोर्स लैंग्वेज है उसको टारगेट लैंग्वेज तक पहुँचाना है, रीडर तक पहुँचाना है। तो उसमें लेखक ने जो कहा है वो अपने पाठकों से कहा है, उसमें बीच में मेरा रोल सिर्फ एक मीडियम का रोल है। मैं मीडियम हूँ, मैंने उसको एक से दूसरी भाषा में अनुवाद कर कहना दिया। है कि मैं उन्हीं लोगों के लिए मीडियम बनूं जिनसे मेरी नहीं, ऐसी कोई हठधर्मिता मेरे अंदर नहीं है। आशुतोष, आपका? नहीं, ये माइथोलॉजी वाला जो काम है ना, ये मैं ज़रूर प्रेफर करता हूँ। अगर मुझे कोई मुझे मिलता है, अगर मुझे 2 किताबें मिलें तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर टू ट्रांसलेट अ बुक विच इज़ बेस्ड ऑन माइथोलॉजी। लेकिन माइथोलॉजी की अगर मुझे किताब मिलेगी तो मैं निश्चित तौर पर उसको प्रेफरेंस दूंगा। लेकिन बाकी वैसे ऐसे कोई मन में मेरे कोई भेदभाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी काम मिले। बल्कि मैं समझता हूँ कि अनुवादक को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे क्या मिल रहा है। जो भी किताब मिले, जो अच्छी किताब मिले, उसका ज़रूर अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि अनुवाद के ज़रिए ही केवल साहित्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको एक ज़रूरी बात यहाँ पर ये बता दूँ कि किसी इंडियन को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में इतने बड़े देश में पिछले 100-125 साल में केवल एक मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। उस बात को भी मेरे ख्याल 1911-12 की बात है वो, तो लगभग 110 साल हो गए। और वो भी गीतांजलि जो उनकी कविता है, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसलेशन फ्रॉम बंगला टू इंग्लिश। तो जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो बंगला को नहीं मिला, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन को मिला है। तो इसलिए किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में जाइए आप, लेकिन अनुवाद होना ज़रूरी है। अगर ये एक इट इज़ अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस आई वुड से कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो बंगला भी जानते थे, और जितनी अच्छी बंगला जानते थे उतना ही उनका अधिकार अंग्रेज़ी पे भी था। तो उन्होंने वो अपना कविता का ट्रांसलेशन खुद ही किया, और अगर वो ना करते तो शायद भारत को जो एक नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में वो भी ना मिला होता। तो अभी जो इंटरनेशनल बहुत जरूरी है जी, वो भी इंग्लिश बुकर में जो बुकर जो मिला है अभी बाद मिला है वो गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए है ना, तो द टूम्ब ऑफ सैंड उन्होंने डेजी रॉकवेल ने उसका ट्रांसलेशन किया। तो उसकी वजह से उनकी जो ओरिजिनल किताब थी रेत समाधि वो भी चर्चा में आई, और डेजी रॉकवेल को तो नाम मिला ही। और इससे ये इसलिए ये चीज़ साबित करती है, जितनी भी बेस्ट सेलर्स आपको किताबें मिलेंगी वो सब वही बेस्ट सेलर बनती हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद होता है। क्योंकि अनुवाद के ज़रिए ही केवल आप कितनी भाषाएं, एक आदमी कितनी भाषाएं सीख सकता है, 1, 2, 3, 4 बस। लेकिन क्या 4 भाषाओं में किताब आ जाने से क्या वो पूरे विश्व में जा सकती है? कभी भी नहीं जा सकती। इसलिए किताबों का अनुवाद, उनका ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर को आगे बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है, वो है ट्रांसलेशन। आप किसी लेखक से अलाइन होती है ट्रांसलेशन एक्सेप्ट करने से पहले? कोई भी ट्रांसलेशन? इसमें मैं लेखक से नहीं, मैं सब्जेक्ट से अलाइन होना ज़्यादा बेटर समझती हूँ कि जो मेरे को, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वो करना चाहूँगी। कोई मुझे साइंस दे दे या फाइनेंस दे दे तो मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकती, तो ये मेरा पॉइंट है। पर लेखक से अलाइन होने पे मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगी, हम बहुभाषी देश हैं और हमें ना अलग अलग सोच के हैं, ये हमारा गुलदस्ता है। तो मैं क्यों चाहूँ कि मैं उसमें से वो वाला कलर निकाल दूँ और स्पेसिफिक कलर रखूँ? ये
थॉट होना चाहिए। ये अगर मैं अपने आप को कैटेगराइज करूँ तो फिर मैं कहूँगी कि मैं उस वाले रेस्टोरेंट, मैं नॉनवेज वाले रेस्टोरेंट में नहीं खा सकती क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं उनके साथ नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं ये हूँ। तो कैटेगराइज तो बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने आप को ही बक्से में डाल रहे हैं। तो बिल्कुल भी विचारधारा से मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है। सब्जेक्ट वाइज ऑफ कोर्स उसमें हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा लाइक नॉट कि सब चीज का ट्रांसलेशन तो वो नहीं कर सकता। सब्जेक्ट चूज करना चाहिए लेखक। I take it as a challenge that even if I don't agree, I don't know, I will read, I will study, but it's a challenge for me. Exactly. That is how it is as a translator. The challenge is to put it in another language and make it as good. That is the biggest challenge and I accept it. That is what एक सिंपल works. सा मैं यहाँ पे जोड़ती हूँ कि किसी भी विचारधारा में भी विरोध करने के लिए भी हमें पता तो होना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, Exactly. उनका बात क्या है। तो ये बहुत So जरूरी to है। wind up the last question to each of you, in 15 seconds each one of you will tell me which is the one translation you have enjoyed reading. ताकि ये लोग भी पढ़ें जाके वो translation. फटाफट कौन शुरू करेगा? हाँ, नहीं अपना नहीं, कोई भी एक ट्रांसलेशन जो आपको पढ़ के लगा कि ये पढ़ना चाहिए लोगों को, ये अनुवाद अच्छा है। मैं बता देती हूँ, अभी अनुवाद तो अच्छा, महागाथा का आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ नायक की किताब है, उसका अनुवाद किया है आशुतोष गर्ग ने। और रियल में मतलब जब हमने ऑथर को भेजा तो उनका जस्ट आया लव्ड इट। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसलेटर ऑथर से ज्यादा गुणी है इस सब्जेक्ट में। तो बिल्कुल उसको पढ़िए, बाजार में आया है। Very good. और पुरानों की कहानियां हैं बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में। तारीफ के लिए शुक्रिया। किताब जो है, देखिए किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैंने रचना जी की, जैसे अभी आपने सुना, इन्होंने 250 लगभग किताबें उनका ट्रांसलेशन किया है, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है। तो इनकी ये बहुत अच्छी अनुवादक हैं और मैंने इनके कुछ अनुवाद पढ़े हैं, मुझे इनका अनुवाद बहुत पसंद है। मैं कोई किताब का नाम तो नहीं ले सकता अभी तुरंत, लेकिन इनके लगभग आप जो भी किताब इनकी देखेंगे वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा मैंने युवा नोवाल हरारी की जो नॉवेल्स हैं, चाहे आप सेपियंस का अनुवाद ले लीजिए, मदन सोनी का अनुवाद है, बहुत अच्छी किताब है। और अंग्रेज़ी में जितनी चर्चा में आई, दूसरी भाषाओं में भी उतनी ही चर्चा में है। मुझे किताब उसका अनुवाद बहुत पसंद है। रचना, शुक्रिया आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरे अनुवाद पसंद है। और जहाँ तक मुझे बताना है तो बिल्कुल सेम, मैं भी सेपियंस का ही नाम लेना चाहूँगी इस समय। हाँ, क्योंकि हम लोगों के लिए भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किताब जब अनुवाद में आ रही है तो अंग्रेजी से हिंदी में कैसी आएगी, ये एक बहुत बड़ा कौतूहल था जो हमारा पूरा हुआ। और मदन सोनी जी ने किया है ये अनुवाद, वो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहता हूँ। मनीषा जी का नाम जो है लिए बिना ये सेशन ख़त्म नहीं हो सकता है। गैब्रियल गार्सिया मार्केस का जो अनुवाद है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, जो जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उसका अनुवाद मनीषा जी ने किया। एकाकीपन के 100 वर्ष, है ना, राजकमल प्रकाशन से वो छपा है। मेरे पास उसकी प्रति है और मैंने वो पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मुश्किल किताब, थोड़ी मुश्किल किताब है। स्पेनिश से की हुई है इन्होंने हिंदी में, और लेकिन अनुवाद बहुत अच्छा है। मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन किताब बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार अनुवाद है। और ये बड़ी बात है कि एहसानमंद है हम सभी। ये बड़ी बात है कि मनीषा जी जो है स्पेनिश, इंग्लिश और हिंदी तीनों पर बराबर का अधिकार रखती है। बड़ी बात है ये। Thank you everybody. Thank you very much for being here and thank you to the audience. Thank you. Filled up Thank you finally. so much for Thank you listening very us. much.